गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 हमारी एसएसटी में हिस्ट्री की बुक चल रही थी। लेसन सेकंड चल रहा था हमारा व्यापार से साम्राज्य तक, जिसमें हमने ये जानने का प्रयास किया था कि कैसे ब्रिटिश और विदेशी भारत के अंदर व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और भारत में व्यापारिक संबंध स्थापित करते करते उन्होंने भारत पे पूरा शासन अपना जमा लिया था। जिसके अंदर हमने बताया कि जैसे भारत में ब्रिटिश जब आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में वो आए 1830 के दशक के अंत तक उन्होंने बहुत सारा भारत का हिस्सा था वो अपने कब्जे में, अपने अधिग्रहण में ले लिया था। सबसे पहले उन्होंने कलकत्ता में अपनी एक फैक्ट्री डाली, धीरे धीरे मराठा, फिर हमारे साउथ के जो हैदराबाद मैसूर हैं, उसके बाद में धीरे धीरे करते करते ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे उत्तर पश्चिम को भी अपने लपेट में लिया और फिर अफ़गानिस्तान से, फिर सिंध पर और फिर 1849 में पंजाब पर अधिग्रहण कर लिया था। आइए आगे पढ़ते हैं आज उनकी विलय नीति कि उनकी अगली जो नीति थी अधिग्रहण की, उसकी आखिरी लहर 1848 से लेकर 1856 के बीच में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली, जो कि उस टाइम गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश सरकार की तरफ से। डलहौजी की जो नई नीति थी उसने उस नीति को नाम दिया विलय नीति, और ये उसका किस सिद्धांत पर आधारित थी कि उनका ये कहना था कि अगर कोई शासक की मृत्यु हो जाती है, यानी जो कोई राजा उस टाइम भारत में थे, उस राजा की मृत्यु होती है और मान लीजिए इसका कोई पुत्र नहीं है वारिस, तो वह रियासत क्या है, कंपनी अपने अधिकार में ले लेगी, अपना हिस्सा बना लेगी, हड़प लेगी। इसी आधार पर उन्होंने इस विलय नीति के तहत कई रियासतें, जैसे सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में अपने अधिग्रहण में ले ली थी। 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था और एक नया भी तर्क दिया गया। कहाँ का क्या कहा उन्होंने कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद करना है, मतलब जो नवाब थे हमारे अवध के, उसके कुशासन से दूर करना चाहते, यानी खुद कर रहे हैं वो तो अच्छा है, लेकिन दूसरा कर रहा है वो कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए अवध पर कब्जा करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने ऐसा तर्क दिया कि इन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, फिर चलते हैं आगे कि प्रिय नवाब को किस तरह से गद्दी से हटाया, उसको देखकर लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ गया और अवध के लोगों ने 1857 की जो हमारी क्रांति हुई, उस क्रांति के अंदर विद्रोह के अंदर वे शामिल हो गए। आप कल्पना कीजिए, एक गतिविधि थी कि आपको बचपन से किसी चीज़ को देने की एक अभिलाषा, एक सपना दिखा दिया जाए, ठीक है, कि आपको ये मिलेगा और ये मिलेगा, ये मिलेगा, और जब अंत में जब मिलने का समय आए और आपसे वो चीज़ छीन ली जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं बच्चों, छोटी क्लासों में, 8th क्लास में से ही आपके पेरेंट्स ये सपना दिखाए कि तू अच्छे नंबर लाएगा बेटा, जब तू 12th में आएगा तो तेरे को एंड्रॉयड फ़ोन दिलाऊंगा, तेरे को मोटरसाइकिल दिलाऊंगा, और जब मोटरसाइकिल लेने का नंबर आए तो जो दिया हुआ था वो भी छीन लिया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही हमारे राजाओं के साथ हुआ अंग्रेजों की विलय नीति के तहत, कि राजा को बरपुत्र थे, उनको सपना दिखाया जाता था कि भाई राजगद्दी संभालेंगे, और अंत में क्या कर लेते हैं, उसको छीन लिया जाए तो उसे बड़ी ही मानसिक पीड़ा होती है। यहाँ पर भारत के 3 नक्शे चित्र नंबर 11A, B और C में दिखाए गए हैं, जिसके अंदर 2 कलर्स का प्रयोग किया गया है, लाल और पीले रंग का। भारत के नक्शे के जो चित्र नंबर A है, उसमें 1797 ईस्वी में दिखाया है कि किस प्रकार अंग्रेज, जो पीला पीला क्षेत्र दिखाया गया, सबसे पहले कलकत्ता, फिर कलकत्ता से थोड़ा सा पास में चलते बनारस, और हमारे साउथ में चलें तो थोड़ा सा तटीय इलाका हैदराबाद, मैसूर, मद्रास, इन इलाकों में जो हमारे समुद्र तट के इलाके थे, आपने देखे ध्यानपूर्वक, तो ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र को इसमें दिखाया गया है। यानी क्षेत्र जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे वो थे रेड कलर वाले, यानी बहुत छोटे हिस्से पर उन्होंने आकर शुरुआत की थी। फिर चित्र बी में आप देखेंगे तो इसका इलाका बढ़ता चला गया, ये बनारस से लखनऊ होते दिल्ली तक पहुंच गए, और इधर भी हैदराबाद, मैसूर, मद्रास, मुंबई, गोवा, यहाँ पर भी उन्होंने अपना क्या किया, साम्राज्य स्थापित किया। और सी सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो भारत के लगभग आधे से ज़्यादा हिस्से पर जो पीले रंग में दिखाया गया है, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश शासन के अधीन भारत का भूभाग चला गया था। तो ये यहाँ पर नक्शे जो दिखाए गए हैं उसको ध्यानपूर्वक देखें।
इसको देखने से आपको एक तो आपको हमने शहर जो जहाँ जहाँ पर अंग्रेजों ने सबसे पहले आकर कार्य करा, कहाँ कहाँ की रियासतों पर उन्होंने अपना अधिकार जमाए, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी इससे प्राप्त होगी। अब आते हैं नई शासन की स्थापना किस तरह से की। जो हमारे गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, जो कि 1773 से लेकर 1785 तक रहे, ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में नए शासन की, भारत के भूभागों को अधिग्रहण करने की, कंपनी की ताकत को फैलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय में कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई, मद्रास पे भी अपनी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे। यहाँ प्रश्न बनता है, ब्रिटिश इलाके जो प्रशासनिक इकाइयों में बटे थे उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रेसिडेंटी कहा जाता है। प्रेसिडेंसी क्या होती थी? 3 प्रकार की प्रेसिडेंटी थी उस टाइम। एक तो थी बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ठीक है। हर एक का एक शासक गवर्नर होता था, सबके ऊपर का जो व्यक्ति होता था उसे गवर्नर जनरल कहते थे। वारेन हेस्टिंग्स थे, उन्होंने कई प्रशासनिक सुधार भी किए। न्याय के क्षेत्र में उनके सुधार जो हैं वो बहुत ही उल्लेखनीय माने गए हैं। अब आते हैं आगे बात कि 1972 में जो नई न्याय की व्यवस्था की गई वो क्या थी। इस व्यवस्था में क्या थी? हर जिले में 2 अदालतें होती थी। एक तो होती थी फौजदारी अदालत और दूसरी होती थी दीवानी अदालत। दीवानी अदालत का मुखिया था यूरोपीय जिला कलेक्टर और मौलवी हिंदू पंडितों के लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। दूसरी अदालत थी जिसे हम बोलते हैं फौजदारी। फौजदारी अदालत जो थी उसके अंदर काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी और वह कलेक्टर की निगरानी में कार्य करते थे। अब आता है काजी कौन होता है? काजी होता है एक न्यायाधीश, ठीक है। वो न्याय कैसे करता है? जो मुफ्ती होता है मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है, तो हमारा जो काजी होता है वो काजी इसी की व्याख्या के आधार पर न्याय यानी फैसले सुनाता है। तीसरी चीज़ आती है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एक वर्ड दिया है आपकी बुक में, वो है महाअभियोग। महाअभियोग चलाया जाता है बेटा। महाअभियोग किस पे चलाया जाता है? जब इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन जिसमें किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड जो कि संसद का ऊपरी सदन होता है, उस व्यक्ति के खिलाफ जो मुकदमा चलाया जाता है तो उस मुकदमे चलाने को बोलते हैं महाअभियोग चलाना, ठीक है। एक चित्र दिया गया है, इस चित्र के अंदर वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर जो मुकदमा चलाया वो चलाया था आरजी चलाया, जिसके अंदर उसका दृश्य यहाँ दिखाया गया है। 1785 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स थे जो उन पर एडमंड बुके ने बंगाल पर ठीक प्रकार से शासन नहीं करने के आरोप को जड़ते हुए उसके ऊपर महाअभियोग चलाया गया जो कि 7 साल तक चला। उसमें क्या कहा गया कि मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क जो हैं उन पर महाअभियोग चला रहा हूँ। क्या बोलते हैं देखिए, मैं पढ़कर आपको बताती हूँ। कहा गया कि मैं उनके ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाअभियोग चला रहा हूँ जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंदा था, जिसके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर और सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर मैं क्या चला रहा हूँ? महाअभियोग चला रहा हूँ। एक और वर्ड हम पढ़ लेते हैं जिसको बोलते हैं धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र का क्या मतलब होता है? संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिनमें सामाजिक तौर तरीक़ों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है उसे हम कहते हैं धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से पहले लिखे गए थे। अब क्या थी कि जो हमारे काजी और मुफ्ती थे जो करते थे हमारी व्याख्या, यहाँ एक बड़ी समस्या ये आई कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग से शाखाओं में अलग अलग स्थानीय कानून से व्याख्या करते थे। मतलब अलग अलग धर्म में, अलग अलग जाति में स्थानीय जो कानून बने थे उसकी व्याख्या अलग अलग करते। इस भिन्नता को ख़त्म करके इसमें एकरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून के एक संलग्न संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। NB हॉल्टेट ने संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक आचार संहिता तैयार कर ली गई थी।
1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। मैंने अंडरलाइन जो की है इम्पॉर्टेंट है, इस पे सिंगल नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो आप बताएंगे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। इसके अलावा कलकत्ता में भी अपीली अदालतें जैसे सदर निजामत अदालत भी स्थापित की। भारत जिले में कलेक्टर का सबसे बड़ा ओहदा था, जिसके नाम से ही पता चलता है कि उसका मुख्य काम। अब कलेक्टर का क्या काम होता है, प्रश्न बनता है यहाँ पे। उसका मुख्य काम होता है लगान और कर इकट्ठा करना, न्यायाधीश, पुलिस अधिकारियों और दरोगों की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न बनाए कि जिला कलेक्टर का क्या काम होता था, तो आपको बताएंगे लगान इकट्ठा करना, कर इकट्ठा करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट और सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिससे पुराने सत्ता केंद्र को हाशियों पर ढकेल दिया गया था। तो बच्चों आज इसमें काफ़ी सारे प्रश्न बने हैं जो आपको बताने हैं। जैसे मैंने अभी पूछा आपसे कि भारतीय कलेक्टर का क्या काम होता, भारतीय जिला कलेक्टरों का क्या काम होता था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, संकलन बनाने का कार्य किसे सौंपा गया, ठीक है, धर्मशास्त्र किसे कहते हैं, महाअभियोग किसे कहते हैं, मुफ्ती और काजी कौन थे, ठीक है, ये सारी ब्रिटिश जो इलाका था उसमें प्रशासनिक इकाइयों में जो बंटावा था उसे क्या कहा जाता है, प्रेसिडेंसी कहा जाता है। उस समय कितनी प्रेसिडेंसी थी, तो आपको उन तीनों के नाम बताने हैं। तो ये छोटे छोटे जो प्रश्न है बेटा। और एक और पूछा था व्यवस्थाओं के अंदर जिले में कितनी अदालतें होती थी उस नई व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में, तो आपको बतानी पड़ेगी 2 अदालतें होती थी, फौजदारी और दीवानी अदालत।